ओके, हेलो एवरीवन। ये आज का सेशन हमने अरेंज किया है यूएस स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इट्स मेनली वी विल टॉक अबाउट रिसर्च असिस्टेंटशिप्स, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो कि पाकिस्तान में बहुत फेमस है। और ये बहुत अच्छा एक राउट भी है, ये मुझे पर्सनली बहुत ये पसंद है राउट। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट्स हैं, फुल ब्राइटर्स हैं। एक डॉक्टर सामुएल सैमुअल शहजाद हैं और दूसरे काशिफ जलील हैं। तो मैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। डॉक्टर सैमुअल शहजाद जो हैं, ये डॉक्टर हैं वेटनरी के। इन्होंने पाकिस्तान से एमफिल किया था, अंडरग्रेड भी पाकिस्तान से किया था वेटनरी में। और फिर इन्होंने फुल ब्राइट के थ्रू पीएचडी का स्कॉलरशिप विन किया और मिसिसिपी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया इन्होंने। और अभी ये वॉशिंगटन स्टेट में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये अपने बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे जब ये अपना सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। और फिर दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, काशिफ जलील हैं। इन्होंने भी अपना अंडरग्रेड और एमफिल पाकिस्तान से ही किया है, एफसी यूनिवर्सिटी से, बायोलॉजी में। और अभी ये पीएचडी कर रहे हैं अगेन थ्रू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएसए से। उसकी स्टेट यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, उधर से। ये भी अपने बारे में डिटेल से बात करेंगे जब ये अपना सेशन कंडक्ट करेंगे। तो या उससे पहले ये हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, तो हमने सेशन को अरेंज कुछ इस तरह से किया कि हम आधा घंटा स्कॉलरशिप्स, 30 to 35 मिनट्स हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे और 25 मिनट्स में हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? तो आप जो क्वेश्चन जो हैं वो टाइप कर दें उधर जूम चैट में। उनको हम बाद में देखेंगे सेशन के बाद। और आप प्लीज़ जो है वो दूसरों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर ना दें। ये हमारे पास ये जो स्कॉलरशिप विनर्स हैं वो बैठे हैं, तो फॉर श्योर दे नो मच बेटर। वो बहुत इन डेप्थ उनकी अंडरस्टैंडिंग है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में। तो वो सारे आंसर देंगे हम। ठीक है? ठीक है, तो मैं बात करूंगा रिसर्च असिस्टेंटशिप्स के बारे में, क्योंकि मैं खुद कनाडा इसी राउट के थ्रू आया था। तो एक्चुअली मैंने यूएसए में भी अप्लाई किया था और मुझे मिल भी गया था यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो मैं अभी अपनी आपको स्क्रीन शेयर करके ये मैं रिसर्च असिस्टेंटशिप और टीचिंग असिस्टेंटशिप्स के बारे में बात करूंगा। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं अभी इसी राउट के थ्रू आया हूँ। और ये मुझे स्टैनफोर्ड में यूएसए में भी मैं अप्लाई कर रहा था, तो उधर से भी मुझे असिस्टेंटशिप ऑफर हो गई थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं खुद बात करूंगा। ओके, तो ये डॉक्टर सैमुअल शहजाद का आइडिया है कि हम अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं, ताकि आपको लगे कि हम भी बिल्कुल आप जैसे ही थे। आपके जिस की तरह जो चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, हमने भी वैसे चैलेंजेस फेस किए हैं और उनको ओवरकम करके हम ये यूएसए कनाडा के स्कॉलरशिप्स विन करके आप उधर जस्ट होके बैठे हुए हैं। तो ये हमारी जो मेरा जो अर्ली बैकग्राउंड है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों अनपढ़ थे, मजदूरी का काम करते थे। बट समहाउ दे एनकरेज अस टू स्टडी। और ये उनकी बहुत एक अच्छी सोच थी जिसकी वजह से हम आज इधर हैं, मैं इधर हूँ। तो फिर जो अर्ली एजुकेशन वो गवर्नमेंट स्कूल से है मेरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से मैंने मैट्रिक किया है। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी की थी। तो वो मेरिट बेस्ड जो है वो जो एडमिशन जो है मेरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हुआ यूटी लाहौर में। उसके बाद मैंने टॉफल और जीआरई दिया, तो अप्लाई किया यूएसए कनाडा में। तो मुझे रिसर्च असिस्टेंटशिप ऑफर हुई ये यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाना से भी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी। तो उस वक्त 9/11 जो है वो रिसेंटली हुआ था, तो वो यूएस वाले जो वीज़ा जो है वो दे नहीं रहे थे, और अगर देते भी थे तो 6 महीने लगा देते थे। तो फिर मैंने सोचा कि यही कनाडा की ऑप्शन ही ठीक है। तो मास्टर करने के बाद इधर से इंजीनियरिंग में मैंने कैनेडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर काम किया है तकरीबन 12 साल। तो उसके बाद वो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस अप्स एंड डाउन होती रहती हैं उसमें। तो वो फिर मैंने फील्ड थोड़ा सा अपना चेंज कर लिया। पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से कनाडा से ही दूसरा मास्टर किया डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में। तो भी ये पिछले 4 से 5 साल
नहीं, मैं इधर डाटा साइंस रिलेटेड रोल्स में ही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मैरिड हूँ, स्पोर्ट्स क्रिकेट गोल्फ इसको खेलता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ। और मैं एजुकेशन और कैरियर के मामले में ना स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ इन वॉट एवर वे आई कैन। तो दीज आर द सम ऑफ द इनिशिएटिव्स आई टेक। ओके, तो हम अब अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअली आपको आइडिया दूं कि एक्चुअली टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप ये एक्चुअली है क्या। तो इसके जो फर्स्ट जो है वो इसकी जो सोर्स है, जो फंडिंग है, जिसकी ओरिजिन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जी, ये जैसे नाम सजेस्ट करता है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो आप किसी टीचर को, प्रोफेसर को आप असिस्ट कर रहे होते हैं उसके काम में। तो उसके काम क्या होते हैं? उसके काम होता है पढ़ाना, असाइनमेंट्स की मार्किंग करना, एग्जाम्स को इन्विजिलेट करना, उनकी मार्किंग करना। तो ये आप उन्हीं कामों में एक्चुअली प्रोफेसर की जो है असिस्टेंस करते हैं, तो वो टीचिंग असिस्टेंटशिप बन गई। ठीक है। और फिर जो दूसरी है वो रिसर्च असिस्टेंटशिप है। अब वो प्रोफेसर जो हैं वो रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए, उनको अपनी सपोर्ट के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, प्रोफेसर जो है वो रिसर्च प्रपोजल्स लिखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट एजेंसीज के लिए, जो रिसर्च काउंसिल्स हैं उनके लिए। तो उनको फंडिंग मिलती है, वो खुद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, और वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं फिर मास्टर्स या पीएचडी अपनी रिसर्च में असिस्ट करने के लिए। तो उनके टास्क क्या क्या होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, वो जनरल पब्लिकेशंस जो हैं वो लिखते हैं। ठीक है। तो वो इस तरह के काम होते हैं। वो प्रोडक्ट्स या प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं लैब में, है ना। कंपनीज भी उनको प्रोजेक्ट्स देती हैं रिसर्च के। तो इस तरह से उनको वो फंडिंग मिलती है, वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स के जो स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, वो प्रोफेसर जो हैं वो उनको पे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कनाडा, यूएसए में आके फ्री में पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगी, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सारी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। तो फर्स्टली जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। एक तो ये है कि वो रिलेटेड हो, जो प्रोफेसर जो काम कर रहा है, अगर आपका फील्ड इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये मैंने नोट किया है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फील्ड अपना चेंज करने की कोशिश करते हैं मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए नहीं, मास्टर के लिए नहीं। तो वो आप ऐसा ना करें। आप जिस फील्ड में आपने अंडरग्रेड किया है उसी में आप अप्लाई करें मास्टर में, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फील्ड की, वो आपको बहुत हेल्प करेगी रिसर्च में, और प्रोफेसर भी उसी पर आपको देख रहा है। ठीक है। फिर कंपटीशन को बिल्ड करने के लिए आपको बताना है प्रोफेसर को कि मेरी जीपीए अच्छी है, मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली यही एक क्राइटेरिया है जो प्रोफेसर देखता है, जो वो एक्चुअली देख सकता है कि हाँ, स्टूडेंट्स ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है दूसरों से, है ना, इसीलिए इसके ज़्यादा हायर जीपीए। फिर जो दूसरा है रिसर्च एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि आपने रिसर्च ही करनी है, तो आप इसको एक जॉब की तरह ही लें। ठीक है। आपने सारे जो है वो टिक मार्क्स, जो भी जॉब के टास्क हैं, अगर आप उसके हवाले से अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शो करते हैं प्रोफेसर को, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। जो पहला जो रिसर्च का जो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जो मुझे मिला, वो मेरा अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट था। तो आप उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं प्रोफेसर को कि मैंने अपना उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी थी या एक थीसिस लिखा था। तो उससे प्रोफेसर को ये पता चलता है कि ये बंदा लिटरेचर रिव्यू को जानता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, जो मेन बॉडी होती है किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट की, उसको समझता है, कंक्लूजन्स को समझता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रोफेसर के लिए। वो उसको पहला आइडिया मिलता है कि ये बंदा रिसर्च के बारे में ही नोज अ लिटिल बिट हाउ इट वर्क्स। फिर दूसरा जो है वो आप टॉप अप करते जाएं, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी बेहतर होंगी उतना ही बेहतर है ना। अगर आपके कुछ टेक्निकल पेपर्स हैं तो वो दैट्स आइसिंग ऑन द केक, है ना। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि वन ऑफ द मेन टास्क्स ये रिसर्च असिस्टेंटशिप में
वो यही है कि आपको टेक्निकल पेपर्स भी प्रोड्यूस करने हैं अपनी रिसर्च से। तो फिर अगर वो अच्छे जर्नल्स में हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, ठीक है। फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च में, आपने इंटर्नशिप में काम किया है किसी लैब में, इवन जनरली जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि बहुत काउंट करता है आपकी रिसर्च में। वो प्रोफेसर समझता है कि ये बंदे ने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी बल्कि उसको इसने अप्लाई भी किया हो किसी जगह पे। तो दैट्स अ बिग प्लस अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस मिले। और फिर GRE और IELTS का स्कोर, तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल लेवल बताता है। GRE खास तौर पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़, मैथमेटिकल स्किल्स है ना, इनको हाईलाइट करता है। तो आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ स्कॉलरशिप्स नेटवर्क पे, तो आप देखें उधर जाके, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया स्कॉलरशिप नेटवर्क तो आप उसको भी जाके ज्वाइन करें। ये फेसबुक का पेज है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उधर, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को GRE के बगैर भी रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है वो मिल रही हैं, लेकिन IELTS जो है ये लाजमी। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास IELTS नहीं है तो वो तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप IELTS लाजमी करें, ये आपकी ना सिर्फ क्वालिफिकेशन में हेल्प करता है बल्कि इधर आके जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी ये बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये देखें, जो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और IELTS होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये दो बेसिक चीज़ें। उसके अलावा आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे, टेक्निकल पेपर्स हैं आपके, आपने GRE किया हुआ है, तो दैट्स आइसिंग ऑन द केक कि आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ा रहा है। प्रोफेसर जो है आपकी जो इनिशियल कम्युनिकेशन उसके साथ है, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा आपके केस में, ठीक है। ये जो स्टेप है कि आप प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कैसे करें, ईमेल उनको पहली जो है अपना फर्स्ट एक्सपोजर कैसे दें प्रोफेसर को, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसके बारे में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बनी हुई हैं, तो ये थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। ये एक्चुअली सबसे जो पहला स्टेप होता है वो आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इवन बिफोर यू आर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोफेसर्स, आप पहले यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करें जिसमें आपके फील्ड से रिलेटेड जो है वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, मास्टर्स है, PhD है, ठीक है, तो उधर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो एक तो ये फिल्टर हो गया आपका यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। जो दूसरा फिल्टर है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देखते हैं और उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़, मिडिल रैंक एंड लो रैंक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ वो हाई रैंक में अप्लाई कर देते हैं, 2-3 मिडिल रैंक में और 2-3 जो लो रैंक यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक है। तो अब जब इससे क्या होता है कि उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, अगर हाई रैंक यूनिवर्सिटी में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो लो रैंक में मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो ये एक दूसरा फिल्टर आप लगा लें हैं आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उधर फैकल्टी में जाएं, जो आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो जो जाके आप प्रोफेसर्स की प्रोफाइल चेक करें, तो उनके प्रोफाइल पेजेस पे उन्होंने अपने पर्सनल जो पेज उनका है उसके भी लिंक्स दिए होते हैं। उन पेजेस पे उन्होंने अपने जो रिसर्च है वो जो कंडक्ट कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में, वो पब्लिश की होती हैं, जो उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए हैं उनकी लिस्ट होती है उधर। तो वो जो पर्सनल पेजेस होते हैं प्रोफेसर के, उसमें वो हाईलाइट करते हैं कि उनके पास फंडिंग है या नहीं, ठीक है। तो उससे आप उन प्रोफेसर्स के बारे में जान जाएंगे जिनके पास फंडिंग है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि प्रोफेसर जो हैं अपनी फंडिंग को वो हाईलाइट नहीं करते अपने पेजेस पे, तो उसमें वो हिडन फंडिंग होती है, अनएडवर्टाइज्ड होती है। तो आप जो हैं वो उन प्रोफेसर्स को भी कांटेक्ट करें जिनके पास फंडिंग है, जिनका आपको पता चल गया है, और उनको भी कांटेक्ट करें जिनके पास फंडिंग नहीं है ना, जो अनएडवर्टाइज है। हो सकता है उनके पास फंडिंग हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आप बहुत सारे प्रोफेसर्स के जो कांटेक्ट है वो मिस कर जाएंगे। वो पोटेंशली हो सकता है कि उनके पास फंडिंग है लेकिन एडवर्टाइज नहीं है। फिर जो आप ईमेल लिखेंगे, वो अगर तो आपको पता है कि प्रोफेसर के पास फंडिंग है, तो आप
देखें कि वो फर्स्टली आप ऐसे प्रोफेसर्स को टारगेट करें जिनसे रिलेटेड आपका अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट है, आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आप कनेक्शन बना सकते हैं रिसर्च के साथ, उसकी रिसर्च के साथ। तो उसके लिए आपको ईमेल जो है वो भी एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही कस्टमाइज बनानी है। आप प्रोफेसर को डियर प्रोफेसर के नाम से उसको बुलाएं, फिर बताएं कि इस वक्त आप कर क्या रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपनी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है उसके बारे में बताएं, और फिर उसकी रिसर्च के बारे में बात करें कि मैं आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, और फिर उसके जो लिंक्स हैं वो आप शो करें अपनी अपने बैकग्राउंड के साथ। तो वो आपकी ईमेल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर आप अपने वो जो जीपीए, आइल्स का स्कोर और जीआरई का स्कोर अगर आपने किया है तो वो भी मेंशन कर देंगे। तो दैट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग ईमेल, उससे प्रोफेसर का इंटरेस्ट जो है वो आप कैच कर लेंगे। ठीक है। अगर जनरल ईमेल लिखनी है, आपको पता नहीं है कि फंडिंग है प्रोफेसर के पास या नहीं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो बंदा, वो प्रोफेसर, तो आप उसको जनरल ईमेल लिखें कि मेरा अंडरग्रेड इस डिपार्टमेंट में है, इस फील्ड में है, और मैंने अभी जीआरई, टॉफल, आइल्स किया है, ये मेरा स्कोर है, इतनी मेरी जीपीए है, और मैं आपकी इंटरेस्ट में रिलेटेड हूँ कि आपके पास फंडिंग है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ईमेल में, दोनों केसेस में, कस्टमाइज्ड ईमेल में भी और जनरल ईमेल में। ये मैं अभी मैंने इन दोनों के साथ भी शेयर किया है एक ईमेल। वो रिसेंटली बंदा उधर गया है यूएसए में, तो वो सेम ईमेल है जो मैंने 20 साल पहले लिखी थी। तो वो जनरल ईमेल मैंने लिखी थी, इट्स एग्जैक्टली द सेम, ये मैं इनको भी बता रहा था। तो वो चीज़ें जो हैं आप अल्टीमेटली आप खुद को अपने आप को प्रेजेंट ही कर रहे हैं ना, तो ये डजंट मैटर कि वो पुरानी ईमेल है या नहीं ईमेल है ना। सो एनीवे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके लिंक्स ईमेल्स के। और फिर स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन और वीज़ा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो आपको थीसिस बेस्ड प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। अगर उसमें रिसर्च नहीं है तो आप रिसर्च असिस्टेंटशिप कैसे करेंगे, है ना। तो ये आपको जहन में रखना है। आपको थीसिस बेस्ड जो रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आप अप्लाई करें। जो बहुत सारे प्रोग्राम्स कोर्स बेस्ड होते हैं मास्टर में, तो उनकी तरफ आप ना जाएं, वरना आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है। और फिर बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, रिसर्च असिस्टेंटशिप है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बैंक स्टेटमेंट के बगैर ही मुझको वीज़ा मिला है। बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूँ जिनके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप थी, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये लेटर ऑफ रेफरेंसेस और SOPs, ये काशिफ और डॉक्टर सैमुअल शहजाद ये डिटेल में बात करेंगे। ये सेम ही है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सारे प्रोग्राम के लिए सेम होता है। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो उधर चैट में लिख दें। तो अभी मैं पास करता हूँ काशिफ को, तो ये कंटिन्यू करेगा अपना सेशन जो है वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। या प्लीज़ गो अहेड काशिफ। Hello everyone. I think Samuel sir पहले introduction देंगे Fulbright का, then I will continue. ओके या प्लीज़। ओके जबाल भाई, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई मीन मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो यू एक्चुअली एड्रेसेस दैम। कुछ लोगों के ना, आप काइंडली जब काशिफ या मैं बात कर रहा हूँ तो आप चैट पे भी काइंडली नज़र रखिएगा कि किसी का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ने पूछा हुआ था अबाउट द बैंक स्टेटमेंट, तो आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि उनके बेटे के, वो अपने बेटे के लिए मेंशन कर रही थी। मैं चैट में पढ़ के मैं उनको आंसर कर रहा था, और कुछ फुलब्राइट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। आप काइंडली लिखते रहें, और हम देख रहे हैं चैट में भी। और अब हम जो लास्ट 30 मिनट हैं, इट वुड बी टोटली इंटरेक्टिव। तो अभी जस्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं जी? यस, वी कैन सी इट। ओके ओके ओके। हाँ, तो मुझे जो जिम्मेदारी आज दी गई है वो मैं इस सेशन में आपको कर्सरी व्यू फुलब्राइट का दूंगा, और मींस बर्ड आई व्यू, जो ऊपर से एक बर्ड जब उड़ रहा होता है, लाइक
ईगल, तो वो जो देख रहा होता है कि कैसे चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं, तो हम जो इन डिटेल जो 2-3 चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जो मैं समझता हूँ और जो इस प्रोसेस में अभी शहबाज भाई ने भी बताई हैं, वो ज़्यादा इन डिटेल काशिफ आपको बताएंगे, एंड आई विल ऐड ऑन टू दिस इफ़ आई थिंक समथिंग नीड टू बी एडेड। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। शहबाज भाई ने काफ़ी मेरे बारे में बता तो दिया है, बट आई जस्ट मेड वन स्लाइड, आई विल नॉट टेक दैट मच, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैमुअल है। आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर, बट मेरी एजुकेशन जो है वो साहिवाल से। तो मैंने अपना जो स्कूलिंग है मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से, और मुझे नहीं पता था शहबाज भाई की भी उधर से ही है। दिस इज़ आवर स्कूल बाय द वे। तो उसके बाद जब मैंने एजुकेशन कंप्लीट की तो मैं जीसी गया। दिस इज़ नॉट जीसी बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। एफएससी करने के बाद फिर ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। यहाँ से मैंने अपना डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन 2010 में कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन वेटनरी पैथोलॉजी वो भी इसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई बिकेम वाइल्ड लाइफ वेट। मैं लाहौर ज़ू में सर्व करता रहा हूँ 3.5 years, और उसके बाद I applied for this scholarship called Fulbright PhD program. तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और I was selected for that and I joined University of Missouri इधर US में। तो 2021 में मैं उधर से ग्रेजुएट हुआ हूँ वेटनरी पैथोबायोलॉजी में, और उसके बाद मैं वापस गया, जिसकी वजह से आई मीन फुलब्राइट की एक कंडीशन ये है कि यू हैव टू गो बैक फॉर 2 years। आई विल टॉक मोर अबाउट दैट। हाँ, फिर आपने कुछ टाइम पूरा करने के बाद, आई मीन इट्स 2 year रेजिडेंसी, बट आई वाज बैक होम फॉर 18 months। मैं 18 महीने के लिए था। तो मुझे ये दो जॉब मिली USDA में, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इनका जो यूनिट वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता है। तो इधर मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो सिंस आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं एक्चुअली। तो मेरी फैमिली है, आई हैव 2 kids, अ वाइफ, तो मेरे साथ ही रहते हैं इधर। फिर हैप्पी फैमिली, थैंक गॉड। और बाकी मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, खेलता अब टाइम नहीं मिलता इतना, लेकिन पहले खेलते थे। लेट्स गेट बैक टू आवर स्कॉलरशिप थिंग। सो किसी भी स्कॉलरशिप को आप जब अप्लाई करते हो या देखते हो, तो आपको सबसे पहले तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये है क्या और इसका मकसद क्या है स्कॉलरशिप का। जो फुलब्राइट है बेसिकली इट इज़ इन 160 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और इवन ये इनके लिए भी है, अमेरिकन्स के लिए भी। अमेरिकन्स दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके टीचर हैं, ट्रेनिंग के लिए दूसरे लाइक इंडिया में चले जाएंगे। पाकिस्तान में तो आई डू नॉट नो, लेकिन मैंने इधर देखा है कि इंडिया में लोग जाते हैं, या नेपाल में चले गए, किसी भी कंट्री में कुछ ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। और इसका मिशन ये है कि बेसिकली जो डिफरेंट नेशंस हैं, इसका नाम जो है ना उनके सेनेटर के नाम के ऊपर है, मिस्टर फुलब्राइट। उसने ये एक बिल पास किया था, और उसका मिशन ये था कि जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना नेशंस के दरमियान, एडवांस नॉलेज अक्रॉस कम्युनिटीज़, ये बढ़ाया जाए। और इससे क्या होगा कि बेसिकली लाइफ जो है ना, जो ज़िंदगियाँ हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, 1946 में, वो कांग्रेस में, जो इनका जो जैसे हमारे सेनेट होता है, इनकी कांग्रेस होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इट्स अ फ्लैगशिप इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। मेन आप अपना कल्चर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो इधर आके, और इनका कल्चर भी सीख रहे हो। और अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसकी फ़ंडिंग जो है वो कौन करता है। इसकी फ़ंडिंग जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट है, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, वो इसको फ़ंड करता है। और जब मैं आ रहा था उस वक्त तो मेरे ख्याल एक MOU भी साइन हुआ था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ इनका, बिकॉज दे नीड्स सम X नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स टिल मे बी आई गेस 2030 तक। तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसमें
थोड़े पैसे डालती है इसमें, आई मीन फंडिंग में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सपोर्टेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, मीन्स इट इज़ पेड बाय द, आपको ये बात भी समझनी है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली टैक्स पेयर के मनी से आपको मिल रहा होता है। और ये सिर्फ आपको नहीं मिल रहा, ये सारी दुनिया, जैसे मैंने बताया कि ये पूरी दुनिया के लिए लाइक 160 कंट्रीज़ के लोग इधर आते हैं। और अच्छी बात इसमें ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आते हैं। जब मैं आया था और जब हम इधर दूसरे लोगों से मिले फुल ब्राइट की कॉन्फ्रेंसेस में, जब उनको अपना, मेरे बैच में एट दैट टाइम 158 लोग थे, जिसमें से 25 PhD के थे, वन ऑफ देम आई वाज, और बाकी वो मास्टर्स पे आए हुए थे। तो उसमें जब हम दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से बात करते हैं, उनके 4-4, 5-5, 6-6, 10, 20 इससे ज़्यादा नहीं आते थे। पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, एक बड़ी अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और डेफिनेटली आप सबको ट्राई करना चाहिए इसको। और यस कम्पेटिटिव है बट नामुमकिन नहीं है। लेट मी जस्ट गो फॉरवर्ड। ओके, सो अब मिलता कहाँ से है, करना कैसे है? इसमें जो फुल ब्राइट कमीशन है उसको पाकिस्तान में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, USEFP। इस नाम से भी आप वाकिफ़ डेफिनेटली हो जाएंगे। ये बेसिकली इसी तरह का इदारा, जैसे मैंने बोला 160 कंट्रीज़ में बेसिकली ये है, ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। लेकिन ये फुल ब्राइट कमीशंस हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड 49 है, जिसमें से पाकिस्तान में भी एक है। ये 1950 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने मिल के बनाया था, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कि अमेरिकन और पाकिस्तानी, और इसका जो हेड होता है वो रोटेशनल बेसिस पे होता है। और इसके ऑफिसेज जो हैं, ये अगर आप इस प्रोसेस में फुल ब्राइट अप्लाई करते हो, आपको या इस्लामाबाद ऑफिस से काफ़ी कांटेक्ट में रहोगे। जैसे मैंने नीचे ये आपको दिया हुआ, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, ये तीनों जगहों पे इनके ऑफिसेज हैं, इनके स्टाफ हैं, और बड़ा प्रोफेशनली आपको ये डील करते हैं। ये फुल ब्राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उधर पाकिस्तान में। फिर ओके सॉरी, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्कॉलरशिप बेसिकली। सो बेसिकली ऑफर क्या करते हैं, ये इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। फुल ब्राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, इसको USEFP कहते हैं। उससे बेसिकली ये 4 तरह के स्कॉलरशिप, 4 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहला है अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, देन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और फिर मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए भी इनके पास स्कॉलरशिप हैं, फिर सीनियर स्कॉलर्स के लिए भी इनके पास स्कॉलरशिप हैं। अब देखते हैं कि इनका कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। जो अंडर ग्रेड हैं, जैसे आप अभी मैं चैट में जब शहबाज भाई बात कर रहे थे, तो आप में से एक किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था, एक पार्टिसिपेंट ने, कि मैं UET में काम अभी कोई डिग्री कर रही हैं और शी इज़ इंटरेस्टेड इन फुल ब्राइट। तो जो आपकी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, DVM कर रहे हो, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, या 4 ईयर प्रोग्राम में हो, दैट इज़ कॉल्ड अंडर ग्रेड ओवर हेयर। तो उसमें ग्लोबल U ग्रेड, ये इनका सबसे फेमस है, और हर साल में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए आते हैं। तो जब मैं मिजूरी में था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आ रहे थे उस यूनिवर्सिटी में। इधर भी काफ़ी U ग्रेड पे आते हैं। U ग्रेड इज़ क्वाइट कम्पेटिटिव, बट आई मीन यू कैन गेट इट। उसके लिए कुछ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी ये ओपन नहीं है। जैसे ये स्कॉलरशिप ओपन होगा तो हम डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो ओपन है वो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। लाइक इफ़ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, और तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए। और अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, आपने अंडरग्रेड किया हुआ है, तो आप मास्टर्स के लिए भी आ सकते हो। तो मिड करियर प्रोफेशनल्स, लाइक अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपका 5, 6, 7 साल 8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो आप इनका एक और स्कॉलरशिप है, उसको हमफ्री बोलते हैं, आप हमफ्री पे अप्लाई कर सकते हो। देन हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मेरा नहीं ख्याल, मैंने अभी तक पाकिस्तानी FLTA नहीं देखा, फुल ब्राइट लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट इस नाम से है ये स्कॉलरशिप। ये बेसिकली टीचर्स के लिए जो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 साल का। इन सारे स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ।
और देन सीनियर स्कॉलर प्रोग्राम भी है जो पोस्ट डॉक्स के लिए होता है, जिसको फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम बोलते हैं। कि जैसे आप पोस्ट डॉक के लिए भी 1 साल के लिए, सपोज आपने पीएचडी की है पाकिस्तान से, तो अगर आप आना चाहते हो तो 1 साल के लिए आपको फुल ब्राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इधर भी भेजता है। और अब इनकी ये अनाउंस कब कब होते हैं और कितना कितना टाइम होता है। ग्लोबल यू ग्रेड जो सितंबर अक्टूबर में अनाउंस होता है और 1 सेमेस्टर के लिए होता है। जो ग्रेजुएट जो इनका जो बड़ा वाला स्कॉलरशिप जिस पे मैं और काशिफ दोनों, काशिफ अभी भी काम कर रहा है, मैंने ये 5 साल कंप्लीट किए हैं इसके ऊपर 2021 में, तो ये मार्च अप्रैल में अनाउंस होता है। अभी भी अनाउंस हो, अभी ओपन है ये अप्रैल में। ये 12 मंथ्स का प्रोग्राम जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए है, हमफ्री, ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें जस्ट आपको कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, और आपका डिपार्टमेंट अगर एग्री है कि आपको छुट्टी दे देगा 1 साल की, तो आप हमफ्री पे आ सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में। और टीचिंग के लिए आपको ये 9 मंथ्स का प्रोग्राम इनका जून जुलाई में अनाउंस होगा। और देन जो इनका पोस्ट डॉक्स के लिए है वो समर में 10 से 12 महीने का प्रोग्राम है। आई मीन द बिगेस्ट वन इज़ फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और इसी पे ज़्यादा लोग आते हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि 150 प्लस लोगों को ये लेके आते हैं हर साल। सो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यू ग्रेड ये जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक्सपोजर। आपको कितना एक्सपोजर, क्योंकि आप इधर आके कुछ कोर्सेज लेते हो, थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि आप शायद 1 सेमेस्टर पीछे चले जाते हो पाकिस्तान में, लेकिन जो आप इधर से गेन करते हो आई गेस दैट हैज़ मोर वेट। तो इसलिए मैं तो इनकरेज करता हूँ लोगों को कि यू ग्रेड को डेफिनेटली आपने इसको मिस नहीं करना। हाँ जी, अब हम आज, चूँकि मैंने जैसे मैंने बताया कि ये फुल ब्राइट अभी ओपन है, जो इनका मास्टर्स और पीएचडी के लिए प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम। सो इसको फंड करता है एज ए सेड यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो इस ग्रांट में ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने फ्लायर भी साथ अटैच कर दी है, ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और बट आई जस्ट हाईलाइटेड सम ऑफ द पॉइंट्स ओवर हेयर कि इस ग्रांट में, ये बेसिकली ग्रांट है मास्टर्स के लिए आप आते हो या पीएचडी के लिए आते हो, तो आपको ये क्या कवर करती है, क्या आपको मिलता है इसमें। तो सबसे पहले इसकी ट्यूशन फ़ी, इधर पैसे डॉलर में आप फ़ी भरना सबसे मुश्किल काम है, तो वो आपको इस स्कॉलरशिप पे नहीं भरनी पड़ती। फुल ब्राइट विल टेक केयर ऑफ दैट। फिर आपको जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। लैपटॉप्स के लिए वंस प्रोग्राम के शुरू में देते हैं, वो आपको लैपटॉप के लिए भी सपोर्ट करते हैं। फिर आपका आने जाने का ख़र्चा, उसमें आई मीन एयर फेयर, आपके एयर टिकट जो है दैट्स अ बिग एक्सपेंस, वो भी स्कॉलरशिप में कवर है। और आप 5 साल में 1 दफ़ा वापस जा सकते हो जब आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। फिर इधर रहने का ख़र्चा, चूँकि आपने इधर रहना है, आपने अपने अपार्टमेंट के रेंट देना है, तो वो भी इसमें कवर है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज़ ऑल्सो फुली कवर्ड बाय फुल ब्राइट। बट ये कवर होती है जिसको फुल ब्राइट मिला होता है, उसकी फैमिली के लिए नहीं। फैमिली के लिए आपका आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है। फिर वीज़ा प्रोसेस, ये लिखा होता है इनकी वेबसाइट पे, वीज़ा प्रोसेस। अभी मुझे काशिफ से बात हो रही थी कि जो फुल ब्राइट कमीशन पाकिस्तान है, जब मैं आया था 2016 में, एट दैट टाइम इट वाज प्रीटी सिंपल, और बहुत आपको अच्छे तरीके से आपको वीज़ा देते थे, और ये आपको काफ़ी सपोर्ट करते थे USCFP वाले। मुझे काशिफ बता रहा था कि अभी थोड़ा सा आई मीन जब आप वीज़ा एम्बेसी में जाते हो, क्योंकि एम्बेसी देती है वीज़ा, राइट, तो उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तो वो ही विल टॉक मोर अबाउट द वीज़ा इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें जो कि मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको इधर स्टडी करने के लिए, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यार मैं फ़ी कैसे दूंगा, मैं बुक्स कैसे लूँगा, मैं इतनी दूर जाके से कैसे पढ़ूंगा, कहाँ रहूँगा, ये सारी चीज़ें कवर है इस स्कॉलरशिप में। सो इसलिए इस काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। और एलिजिबिलिटी, दैन क्वेश्चन आता है कि यार मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और आपका जैसे शहबाज भाई ने बताया आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसकी कमिटमेंट ये है स्कॉलरशिप की कि आपको यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान में आके 2 साल सर्व करना, लाइक मी। मैं अभी दोबारा US में हूँ, लेकिन आई मीन स्कॉलरशिप की कंडीशन ये है कि आप विलिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान। ऑल्दो
पाकिस्तान की जॉब सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप इधर से अपनी डिग्री मास्टर्स या पीएचडी कंप्लीट करते हो तो इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बताया हुआ है कि यू शुड बी विलिंग टू कम बैक एंड सर्व टू योर होम कंट्री। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए ये रूल है। फिर इसमें सारे डिसिप्लिन, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के हो, आप एग्रीकल्चर से हो, हेल्थ से हो, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इनके ना इनकरेज करते हैं, एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन। लाइक मैं जैसे आई वाज डूइंग, जब मैंने अप्लाई किया मैं उस वक्त जू में था, एज ए जू वेट काम कर रहा था, तो मैं क्लिनिकल साइड पे था। तो मैंने अब आपका क्वेश्चन हो सकता है आपको कैसे मिल गया। मैंने रिसर्च में अप्लाई किया था। मैंने जो जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है ना कि रिसर्च प्रपोजल, तो वो मैंने डेफिनेटली अपने फील्ड से ही लिखा था। लेकिन आई मीन अगर आप डॉक्टर हो लाइक मेडिसिन के, लाइक आप उधर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, मेडिकल डॉक्टर हो या वेटनरी डॉक्टर हो, आपको ये, क्योंकि इधर क्लिनिकल चीज़ों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो एक डिफरेंट राउट है। तो आप बाकी एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए इन सारे फील्ड्स में आ सकते हो। तो जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास 16 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। और जो पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है, ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं कि अब मेरी कितनी एजुकेशन बनती है सो फार, तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 18 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की किसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से। हमारी मोस्टली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसकी तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो जो बाकी आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सपोज व्हेन यू एक्सेप्ट दिस प्रोग्राम, कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता कि मेरे बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम है। यू हैव टू कंप्लीट दैट। बाकी बच्चे आ जाते हैं, और बीवी बच्चे, और अगर आपका पार्टनर, वो भी इस स्कॉलरशिप पे आपके साथ आ सकते हैं एज ए डिपेंडेंट J2। ये J1 वीज़ा देंगे और J2 आपके साथ आके इधर फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, जो कि अनदर ब्यूटी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। और इसके साथ कुछ अनएलिजिबिलिटीज़ भी हैं कि कौन कौन नहीं कर सकता। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्ड नहीं करते तो आप नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते। अगर इवन आपके स्पाउस, आपकी वाइफ, आपके बाप, मामा, या आपका कोई बच्चा जो यूएस की सिटीज़न या परमानेंट PR रखता है, वो नहीं इसके लिए एप्लीकेंट है। और फिर अगर आप इनके कमीशन में काम करते हो, फुल ब्राइट कमीशन में आपके कोई रिलेटिव भी काम करता है, सिबलिंग भी काम करता है, फिर भी डिपेंडेंट भी काम करता है, फिर भी अब अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने पहले से अवेल कर लिया, लाइक आई ऑलरेडी अवेल दैट, लाइक जैसे काशिफ ने अभी PhD पे है, तो ये दोबारा ज़िंदगी में फुल ब्राइट को अवेल नहीं कर सकता। या ऐसा बंदा जो पहले से US में है या काम कर रहा है या स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ है, वो फुल ब्राइट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब सपोज नाउ यू नो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है स्कॉलरशिप की। इस स्कॉलरशिप की में एक डेफिनेटली एक एप्लीकेशन, लाइक ऑलवेज जो भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो एप्लीकेशन होती है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके स्कॉलरशिप के टैब को आप क्लिक करते हो, और आजकल ऑनलाइन है। जब मैंने अप्लाई किया था 2016 में, इट वाज कि आपने पेपर फॉर्म में सबमिट करनी है। एप्लीकेशन के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म होगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपके क्रेडेंशियल्स लिखे आपने उसमें फिल करने हैं। फिर आपने 3 रेफरेंस लेटर्स इनको प्रोवाइड करने हैं। 3 रेफरेंस लेटर्स कुड बी लाइक इन माय केस, जब मैंने अप्लाई किया, आई वाज डूइंग जॉब, मैंने एक रेफरेंस लेटर अपने टीचर से लिया, जिनके साथ मैंने 5 साल मेरे अंडरग्रेड के, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग DVM, और उसके बाद 3-4 साल मेरे मास्टर्स के थे। तो उनके साथ मैंने इतना टाइम गुजारा था, दे वर नॉट हेजिटेंट एट ऑल टू गिव मी द लेटर। तो उन्होंने, एक टीचर से मैंने लेटर लिया, फिर मैं उसको मल्टी फैसेट्स बनाना चाह रहा था कि मैं एक जॉब में था, मैंने अपने डायरेक्टर से एक लेटर ले लिया। तो इसी तरह अगर आपने जहाँ जहाँ पर आपका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है, जिस बंदे ने जो आपको पर्सनली जानता है कि आप कैसे हो, वो आपको लेटर लिख के दे, आप डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
वो फिर इनको डायरेक्टली अगर ऑनलाइन है तो वो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे भेजेंगे लेटर। फिर देन दे रिक्वायर्ड अ GRE स्कोर रिपोर्ट, और उसमें ये है कि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ, उस वक्त ये था, काशिफ इसमें ऐड करेंगे कि 2016 में जब मैंने अप्लाई किया, एट दैट टाइम मैंने उस वक्त GRE दिया था, GRE रिक्वायर्ड फॉर दैट। लाइक शहबाज भाई ने बोला कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए और टीए के लिए, टीचिंग असिस्टेंट के लिए भी आपको GRE सारों के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता, लेकिन फुल ब्राइट रिक्वायर करता है GRE स्कोर। आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, और इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड। अगर आप सपोज इंजीनियरिंग से हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप लाइक बायोलॉजी के फील्ड से हो तो आपका बहुत थोड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आई मीन लिटिल बिट लेस देन द GRE पीपल, क्योंकि कंपटीशन है इधर। आपका GRE स्कोर पे भी आपको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर बाकी इसके आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह स्कैन करने हैं, और अपने ग्रेड, अगर सपोज किसी का ग्रेडिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है इनसे, तो उसको उसके साथ शीट लगानी होगी कि इसका क्या मतलब है। उसको इंटरप्रेट करवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से। और अगर आपके डिग्रीज HEC से अटेस्टेड हैं तो दैट्स रियली गुड, वो भी आप उनको सेंड कर सकते हो एप्लीकेशन में। तो यही सारी रिक्वायरमेंट है 3 कि GRE स्कोर आपका डेफिनेटली होना चाहिए। जो टॉफल की बात है वो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, बट जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हो इंटरव्यू के टाइम पे, जब आ रहे होते हो एट दैट टाइम, उस वक्त आपको टॉफल देना नहीं होता। उस वक्त आपको सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन शो करनी होती है। ये उस वक्त था। आप टॉफल डेफिनेटली जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे शॉर्ट लिस्ट होके, तो वो कहते हैं आपने टॉफल के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है, तो देन यू नीड टू शो दैम दैट या आई जस्ट रजिस्टर माई सेल्फ। और फिर इस स्कॉलरशिप की एक और मज़े की बात ये है कि ये जो फुल ब्राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सपोज़ आप जो इनिशियल स्कोर अपना GRE का सबमिट करते हो उनको कि जी मेरा सपोज़ उस वक्त आई गेस 240 था, आई डू नॉट नो कि अभी क्या सीन इसका है, लेकिन सपोज़ आपका स्कोर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपका स्कोर 180 है या 190 है, तो 220 इट वाज 220 और 230 समथिंग टोटल स्कोर। तो अगर सपोज इनको लगता है फुल ब्राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो ये काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं जो आपके एप्लीकेशन को पहले असेस करते हैं पाकिस्तान में, फिर ये इनका एक और इदारा है जो कि फुल ब्राइट कमीशन है इधर US में, उनको भेजते हैं। वो फिर इधर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। आपसे भी पूछते हैं कुछ, लेकिन आई मीन दे आर वेल कॉम्पिटेंट के वो उनको पता होता है कि ये बंदा इस फील्ड से आ रहा है, इसको इधर एप्लीकेशन की इसकी ड्रॉप करेंगे, उसके पैसे आपसे नहीं लेते। ये जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए तो ये आपकी एप्लीकेशन खुद से ही प्रोसेस करेंगे। तो उसमें यही है कि वो उसमें खुद ही से असेस कर लेते हैं। और अगर सपोज आपका GRE स्कोर कम है तो देन दे इशू यू अ वाउचर। वो उसके लिए GRE क्योंकि एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो वो आपको अगर रीटेक की भी ज़रूरत पड़े तो वो खुद से पे करते हैं GRE के लिए। मेरा ख्याल है कि जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल मैंने एक दफ़ा रीटेक किया था, और फिर टॉफल के लिए भी आपको सपोज आप एक दफ़ा अपनी पॉकेट से देते हो, नेक्स्ट टाइम अगर दे नीड इट दे विल गिव यू वाउचर। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। ओके, आई गेस दैट्स व्हाट आई हैड फॉर यू गाइस। तो जो भी क्वेश्चन होंगे, और इस एप्लीकेशन प्रोसेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे काशिफ बात करेंगे, और मैं बाद में जब क्वेश्चन आंसर में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अगर मुझे लगा कोई इसमें ऐड ऑन करना तो मैं डेफिनेटली करूँगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और फिर एक पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी, ये 2 चीज़ें इसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको लिखनी होती हैं। इट्स काइंड ऑफ 1 पेजर, और उसको टेक्निकली तरीके से लिखना होता है। ये उसके ऊपर ज़्यादा मज़ीद बात जो है ना काशिफ करेंगे। काशिफ, ओवर टू यू। राइट, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी बात आ रही मेरी तो। Alright, so let me share my slides with you guys. आपको मेरी स्लाइड्स नजर आ रही है? Yes, we can see it here. Alright, great. So, hello everyone. Just a brief introduction. Already Dr.
सर शहबाज ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है हम लोगों को, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सिर्फ इतना आपके साथ शेयर करूँगा कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि मेरा ओरिजिन भी साहिवाल से है और मेरी एजुकेशन बेसिकली स्कूलिंग भी साहिवाल से है। और उसके बाद मेरी एफएससी अंडरग्रेड और एमफिल लाहौर से है, एफसी कॉलेज से। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 साल एज आ रिसर्च एसोसिएट भी जॉब की हुई है, और इसके अलावा मैंने सेंट पीटर्स में भी एज आ ऑल लेवल्स बायोलॉजी टीचर सर्व किया हुआ है। तो आते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे कि डॉक्टर सैमुअल ने बात की आपके रेफरेंस लेटर के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस लेटर होता है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप जिस प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सुपरवाइज़र है, उससे रेफरेंस लेटर ज़रूर लें। लाइक अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तो अपना रेफरेंस लेटर है वो अपने अंडरग्रेड के सुपरवाइज़र से भी लें, और अपने जो एमफिल के सुपरवाइज़र उससे भी लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है रेफरेंस लेटर में। सो नो कमिंग टुवर्ड द स्लाइड, सबसे पहली स्लाइड मेरी ये है कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आई थिंक ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उन्हें प्रिपेयर कैसे करना अपने आप को, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बात की जाए। ग्रेड्स हम आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। आई नो लाइक हम आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहे, कुछ लोग होंगे जो थर्ड ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे, उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं। एटलीस्ट अगर आपके CGPA 3.0 या इससे थोड़ा ऊपर है तो काम चल जाता है। लाइक अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको आप कवर अप कर सकते हैं GRE में और अपने टॉफल के स्कोर में। तो पर्पज़ आपको डिस्कस करना नहीं है, ग्रेड्स का पर्पज़ आपको बताने का ये है कि इट गिव्स यू एडवांटेज ओवर अदर पार्टिसिपेंट्स। और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में स्पेशली आप अपनी यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ ज्वाइन करें। वो इसलिए कि आपको एक क्वेश्चन अक्सर आपके एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, तो आप वहाँ पे अपनी लीडरशिप स्किल्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि अपने आप को इंगेज करें डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। इट्स नॉट लाइक कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप अपने एमफिल के लिए कर रहे हैं या अपने अंडरग्रेड के लिए कर रहे हैं सिर्फ उसी के साथ स्टिक रहें, आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है स्पेशली अंडरग्रेड में, आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाता, आप रियलाइज़ करते हैं कि लाइक मेरा पोटेंशियल लाइक हेल्थ साइंसेस में अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट साइंसेस, या मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा प्लांट साइंसेस में है, या आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। लाइक मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कैंसर बायोलॉजी, उसका एक बहुत ट्रेंड आया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने स्कॉलरशिप उस पर लिए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे वो अंडरग्रेड के बाद हेल्थ साइंसेस की तरफ जाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था स्कॉलरशिप अवेल करना इजी है। इसी तरह आप बात करें जैसे न्यूरो साइंसेस की है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है लोगों को। और अभी आप देखें रिसेंटली CRISPR-Cas एक और टेक्निक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। तो आपको इसलिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंगेज होने की ज़रूरत है ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड किस चीज़ का है। और रिसेंटली बहुत ज़्यादा अगर आप इन टर्म ऑफ नोबेल लॉरिएट और ये सारी चीज़ें देखें, लाइक मैं अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा जानता हूँ तो मैं ऑब्वियसली इसके बारे में मेंशन करूँगा। लाइक प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी है, CRISPR-Cas की टेक्निक्स हैं, इस पे बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइजेज़ और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लाइक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पब्लिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे कि नेचर और कोई हाई इम्पैक्ट जर्नल में ही पब्लिश करना है, आप चाहे 0.5 के इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश करें, एटलीस्ट पब्लिश करें। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा मैं एक इंफॉर्मेशन सेशन में बैठा हुआ था स्कॉलरशिप के, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूँ, मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ रिसर्च एसोसिएट, तो क्या ये काउंट करता है? तो मुझे आगे से ये जवाब मिला था कि आप
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काउंट करता है। आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर भी होगा वहाँ पे, पर जो मेन प्रूफ है कि आपको साइंटिफिक राइटिंग आती है, आपकी रिसर्च की कंट्रीब्यूशन है, वो उससे पता चलती है कि आपकी पब्लिकेशंस है या नहीं है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप रिसर्च पब्लिकेशन नहीं कर सकते या आपके पास इतना डेटा नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करें कि आप कोई रिव्यू आर्टिकल लिखें। उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर भी एक अच्छा मैसेज प्रोफेसर के पास जाता है तो आपको साइंटिफिक राइटिंग आती है। अगेन लर्न साइंटिफिक राइटिंग, इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। इसमें बेसिकली यही चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि ट्राई टू पब्लिश, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल है। इट्स नॉट रियली डिफ़िकल्ट। अगर आप 10 लोग मिलकर भी रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बंदा एक पेज भी लिखे तो आप इजीली पब्लिश कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क एंड गुड कोऑर्डिनेशन, सो यू रियली नीड टू लर्न अबाउट दैट। इससे इनडायरेक्टली आपकी दूसरी स्किल्स के बारे में भी लोग इवेलुएट कर सकते हैं कि आप आपका एज अ टीम वर्क, एज अ टीम मेंबर आप कितने इफेक्टिव हैं और आपके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ टीम। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना एटलीस्ट 1 आवर ड्यूरिंग द वीक्स लाइब्रेरी में ज़रूर स्पेंड करें। उसकी वजह यह है कि इससे आपका फोकस बेहतर होता है, और इसके अलावा आप यह है कि उस ड्यूरिंग 1 आवर ज़रूरी नहीं कि आप अपना लाइक सेमेस्टर में कोर्स वर्क कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, और एटलीस्ट दिन में एक जगह पे ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं कि आप यूएसए में अप्लाई करें, कनाडा अप्लाई करें, कोरिया अप्लाई करें, चाइना, जहाँ स्कॉलरशिप आता है अप्लाई करें। इसकी रीज़न ये है कि ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है थी आपके लिए। आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करती है, स्पेशली इन केस ऑफ लाइक हाउ टू राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाउ टू राइट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको अप्लाई करने से अगर आपको इंटरव्यू का चांस मिलता है तो आपको पता चलता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बेसिकली अप्लाई करते हैं एक जगह पे और उसके बाद वो नहीं अप्लाई करते, एंड वो 6 महीने बैठे होते हैं सिर्फ उसी का इंतज़ार करने के लिए कि ओके उसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं नेक्स्ट जगह अप्लाई करूँगा। क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि एक जगह पे 2 जगह पर अप्लाई करके छोड़ देते हैं, और 6 महीने के बाद, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आपको कितनी दफ़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। और अपनी रिजेक्शन को हमेशा एज अ लेसन लें, इससे डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो लोग अप्लाई करते हैं अप्लाई करें और भूल जाएं, फिर सुबह अप्लाई करें भूल जाएं। जब तक आपको ईमेल का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की ईमेल नहीं आती उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रियली गुड की, ट्रस्ट मी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अप्लाई हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। लर्न हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन योर रूम, हाउ टू डू लॉन्ड्री, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, एंड स्पेशली इन टर्म ऑफ मनी मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे देखा है कि वो फैमिलीज़ के साथ रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और उनसे या तो वो कुक नहीं अच्छे से कर सकते या क्लीन नहीं ऐसे कर सकते, तो वो प्रॉपर अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते, अपना फूड मेंटेन नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अमेरिकन फूड के हम ट्राई कर रहे थे, दे यूज़ वेरी लेस स्पाइसेस, और आप इसको लाइक एज अ न्यूज़ पर्सन आप उसको, आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है उनकी फूड खाने को, आपका दिल नहीं करता, या आप क्यूरियोसिटी में लाइक एक जगह से फूड ले लेते हैं और उसके बाद आप पैसे भी खर्च कर देते हैं और आप बाद में कहते हैं ओ दिस इज़ नॉट माई फूड, तो आप उसको थ्रो करते हैं। इस तरह आप बहुत सारा पैसे वेस्ट करते हैं। सो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए बच्चों को मैं देखता हूँ क्यूरियोसिटी में लाइक वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेसेस को इधर उधर जाना चाहते हैं, और वो 30 डेज़ का बजट नहीं बना सकते अपना, और वही जो पैसे जो 30 डेज़ में इन्हें स्पेंड करने वो महीने के पहले 10 या 15 दिन में स्पेंड कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर लाइक 15 डेज जो होते हैं वो उनके स्ट्रेस में गुजरते हैं कि कब मेरा दोबारा स्टाइपेंड आएगा, तब मैं अपना रेंट पे करूँगा, ये करूँगा। तो मनी मैनेजमेंट इज़ लाइक रियली गुड स्किल, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ओके,
So next thing is like your statement of purpose. This is really important thing. और मैंने इसका एक फॉर्मेट जनरेट किया, पर मैं डॉक्टर सर शहबाज से और डॉक्टर सैमुअल से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कोई पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू ओपन योर माइक एंड टॉक. सो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक फुल ब्राइट के एक फॉर्मेट मैंने जनरेट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग समटाइम मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है ड्यूरिंग द बिजी स्केड्यूल. तो मैं एक फॉर्मेट जनरेट करके उनको दे देता हूँ कि दिस शुड बी योर पॉइंट, यू नीड टू मेंशन दैट थिंग्स. और इन जनरल यही फॉर्मेट होता है हर जगह पे एप्लीकेशन अप्लाई करने का. पर अगेन दिस वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड दिस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. राइट नो हमारा सेशन जो है वो फुल ब्राइट पे है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि फुल ब्राइट में SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कैसे लिखना है. फर्स्ट थिंग, योर स्टडी एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें वो आपके बैकग्राउंड के अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लाइक अगर आप बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेटिव बैकग्राउंड से हो तो वो इस चीज़ को रियली अप्रिशिएट करते हैं. जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट. लाइक आप बिल्कुल ही ये नहीं कह सकते कि ओ आई वॉज लाइक सो डाउन, लाइक आई हैड नथिंग टू ईट एट होम. आई एम नॉट ट्राइंग टू जज यू, बट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन वो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, और अगर इन केस they feel like you are lying about something, so it might be trouble for you. So just be honest about your background, because I know जब हम अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, there are a lot of agencies and police background, they check it, they cross check everything. तो आप इसके बारे में बेहतर है कि आप ऑनेस्ट रहें. उसके बाद आपके अचीवमेंट क्या है स्टडीज़ में, आप वो बताते हैं कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएशन की है, और मुझे लाइक ये वाली डिस्टिंक्शन है मेरे पास. इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आपका लाइक एक प्लस पॉइंट होता है. लाइक अगर आपने सिंपल लाइक 3.0 CGPA के साथ भी अंडर ग्रेड या MPhil किया कि उसको मेंशन ज़रूर करें, पर लाइक आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी एप्लीकेशन को मोर अट्रैक्ट करती है. और उसके बाद अपनी लाइक स्ट्रगल को मेंशन करके, लाइक उसमें ये कि आप एक अच्छे लाइक हम्बल बैकग्राउंड से, लाइक सपोज हमारी एग्जांपल ले लें कि हम एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे, और जब हमने FSC करना स्टार्ट की तो लाइक वी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिकॉज हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ड्यूरिंग FSC. और जब हम अंडरग्रेड में गए तो बहुत सारी प्रेजेंटेशंस जो थी हमारी इंग्लिश में थी. सो लाइक हमारा उस वक्त क्या था कि उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, तो लाइक उर्दू नहीं सॉरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. बट मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, दिस इज़ रियली की, जब भी आप प्रेजेंट करो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, डोंट ट्राई टू स्विच इन, लाइक डोंट ट्राई टू बी बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल का आपको एडवांटेज हो सकता है, पर लाइक इट्स अ गुड प्रैक्टिस जो कि आपकी हमेशा बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि जब भी आप MPhil लेवल पे या PhD लेवल पे अपना काम प्रेजेंट कर रहे हो तो आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यू शुड बी रियली गुड विद योर प्रेजेंटिंग स्किल्स. सो अपनी इस एफिशिएंसीज पे काम करना चाहिए और बताएं कि लाइक यू स्ट्रगल्ड बट यू ओवरकम, यू डिडंट गिव अप. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद इस चीज़ को अपने जो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं उसमें आप ये चीज़ मेंशन ज़रूर करें कि आपके प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड क्या था, और उसकी और वो किस तरह रेलेवेंट है आपके जो आप जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और दोनों के एक दरमियान एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करें. ये नहीं कि आप सीधा कैंसर बायोलॉजी से जंप कर रहे हैं प्लांट बायोलॉजी में, बिकॉज ओके देर आर आप ये मेंशन करना चाहिए, देर इज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन प्लांट बायोलॉजी, और लाइक there is more demand of plant biology, so that's why I just want to switch from cancer biology to plant biology. आप इस तरह like jump करके नहीं बता सकते कि मैं jump कर रहा हूँ directly. You can create a connection, like you can tell them like, oh I work on cancer biology, so I'm interested in like plant based medicines which help to जो कि कैंसर में like effective medicines हो सकती हैं, तो मैं
बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंसर से अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि कैंसर में हेल्प करती हैं, जो प्लांट से आती हैं, तो मैं उन पे रिसर्च करना चाहता हूँ। बेसिकली एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इट्स जस्ट लाइक अ गिव एंड टेक, एंड जस्ट ट्राई टू मेक देम रियलाइज के दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कैंडिडेट। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन, कि अगर आप जो प्रोजेक्ट यूएसए में आके करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में है, आपका इंटरेस्ट जो है, वो किस तरह इफ़ेक्टिव है आपके होम कंट्री के लिए, और वो किस तरह इफ़ेक्टिव है आपके यूएसए के लिए, और ये किस तरह इफ़ेक्टिव है आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए। ये चीज़ें जो है आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर मेंशनिंग दिस। और इसके बाद एंड में हमेशा अपना ऑफिशियल नेम लिखें, नॉट लाइक काशिफ एंड दिस दैट, प्रॉपर ऑफिशियल नेम लिखें। इट्स जस्ट मोस्ट लाइक अ लेटर। आप एक लेटर लिख रहे हैं एक पर्सन को, ओके दिस इज़ माई लेटर, इन द एंड आप इंट्रोड्यूस कर सकते, करवा रहे कि ये मेरा ऑफिशियल नेम है। क्योंकि राइटिंग में जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके रिसर्च स्टेटमेंट। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल योर ईच वर्ड। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप इसको कैसे लिखते हैं। और आवर नेक्स्ट थिंग इज़ योर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। रीड एज मच एज यू कैन अपने रिसर्च आर्टिकल, और ट्राई टू हमेशा आपको स्टिक नहीं रहना अपने रिसर्च के साथ। ट्राई टू एक्सप्लोर अदर पेपर्स टू। बट मैं एक चीज़ जरूर मेंशन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं उनको रीड करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप रिसर्च पेपर रीड नहीं कर सकते तो आप कभी भी एक नॉवल आइडिया लेके नहीं आ सकते। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपके एडमिशन में रखती है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, और दूसरी थिंग है आपका प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को कैसे लिखते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब आपका सेमेस्टर एंड होता है, गिव 1 आवर टू योर रिसर्च पेपर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। आई नो इट इज़ सेक्रीफाइस के अगर आपको क्रिसमस ब्रेक है या ईस्टर ब्रेक है, आप नहीं काम करना चाहते, ब्रेक लें, ज़रूर लें, पर इतना लंबा ब्रेक को ना लें कि आप उसको वेस्ट करें। उसमें एक अपना गोल सेट करें, ओके अगर मुझे 1 महीने की छुट्टियाँ तो मुझे एटलीस्ट 5 या 7 रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ने हैं, और पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स पढ़ें। आई रियली सजेस्ट कि जो न्यू रीडर्स हैं वो हमेशा लो इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर से शुरू करें, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी सब्जेक्ट के बारे में, दैन मूव एंड स्विच टूवर्ड्स द हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स एंड पेपर। इससे आपको ये होता है कि ओके करंटली ये काम हो रहा है। अगर आप हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की तरफ जाते हैं तो वो नोवेल्टी की बेस पे वो ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश होते हैं। दिस इज़ हाउ यू ट्राई टू क्रिएट कनेक्शन एंड गेट एन इनोवेटिव आइडिया। बेसिकली यू नीड टू फाइंड द रिसर्च गैप। बेसिकली रिसर्च गैप क्या है रिसर्च के बीच में, और यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और यही आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि एज अ नोवेल आइडिया आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द रिसर्च गैप। सो नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इज connect your research interest with your previous research and training. This is really important. और उसके बाद एक्सप्लेन करें why do you need to do that research in US, या आप ये रिसर्च US में क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि ओके माई रिसर्च इज़ रियली एडवांस एंड इन पाकिस्तान वी डोंट हैव दैट मनी रिसोर्सेज एंड वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू डू माई रिसर्च इन US। आप उनको बताएं कि और US में इस रिसर्च का US has like really strong background for that research, so that will be really help to grow myself and my skills during that research. आप उसको मेंशन करना चाहते हैं, और उसके बाद आप मेंशन करेंगे how this research might benefit your home country US and how it might groom your skills. आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। और इन द एंड आप मेंशन करना चाहेंगे सिर्फ 2 से 3 लाइनों में, और इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन पर्सन।
सो इन द एंड द टिप इज़ इसको हमेशा 1 पेज रखें आल्सो, एंड ट्राई टू फैसिलिटेट योर रीडर, समराइज एज मच एज यू कैन। ओके, रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका इंटरव्यू। सो टिप इज़ लाइक द मेन की इज़ लाइक योर कॉन्फिडेंस। उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ लें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बात करें और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो आपसे क्वेश्चन करें आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, हमेशा कोट करें रेफरेंस रिसेंट पेपर से। जब आप रिसेंट पेपर से रेफरेंस कोट करते हैं तो इट गिव्स देम लाइक रियली गुड सेटिस्फैक्शन कि यू आर knowledgeable अबाउट योर रिसर्च एंड योर सब्जेक्ट, और आपको रिसेंट रिसर्च का भी पता है, एंड यू आर लाइक अ गुड रीडर। सो इन द एंड दिस इज़ लाइक रियली इम्पोर्टेंट। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि क्वेश्चन करें, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछें तो ज़रूर पूछें। इसका पर्पज़ ये है कि इट मेक देम रियलाइज़ कि आप इस प्रोग्राम के बारे में यू आर रियली एक्साइटेड एंड यू आर रियली क्यूरियस। सो इट gives a good impression like. So that's why it is important to ask question if they give you opportunity to ask question. So एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एम्बेसी इंटरव्यू nowadays it is like more typical thing, because I heard a lot of cases nowadays के बहुत सारे PhD स्कॉलर्स भी हैं और इवन के पोस्ट डॉक भी हैं, वो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इसी वजह से कि लाइक एडमिशन लेटर या जॉब लेटर के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ओह वी हैव एवरीथिंग, सो दैट्स वाई हमें इसके बारे में ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बॉदर अबाउट दैट। हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे बात करें, क्वेश्चंस को पूछें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और खुद भी सोचें कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टिप, जब एम्बेसी में आप जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ओह दिस इज़ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यू नीड टू कैरी विद यू, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि उसके अलावा मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जितने आप कैरी कर सकते हैं कैरी करें। सपोज अगर आप उनको बताते हैं कि मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में, मैंने एज आ टीचर जॉब की है, आप उनको बता रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हाउ डू वी बिलीव कि आपने किया है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है उसका या एक्सपीरियंस लेटर है, यू जस्ट पुल आउट एंड टेल देम ओह हियर आई हैव अ प्रूफ। सो जिस तरह से लाइक इट्स लाइक उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना दें डाउट करने की आपके ऊपर। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज लाइक अ गुड टिप टू कैरी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स एज मच एज यू कैन। और वन मोर थिंग, जो लोग हमेशा एम्बेसी इंटरव्यू में गलती करते हैं, अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू यू वांट टू गो, तो सिंपल उसका जवाब दे आई एम गोइंग टू लाइक न्यू जर्सी इन द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी टू परस्यू माई PhD, दैट्स इट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें। उससे ये होता है समटाइम आप उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से वो आपसे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका ना दें स्पेशली एम्बेसी के इंटरव्यू में। सो दिस इज़ लाइक रियली गुड टिप यू नीड टू रिमेंबर कि स्टिक विद द पॉइंट, जितना आपसे पूछा जाए उतना आंसर करें, ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, उन्हें डाउट का कोई लाइक उन्हें किसी चीज़ के लिए मौका न दें कि वो आप पर डाउट करें, और हमेशा ये कि प्रैक्टिस करें इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यूज़ की, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके साथ ज़रूर बात करें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज। स्पेशली मैं आपके साथ एक एग्जांपल मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मेन थ्रेट्स नाउ डेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैकिंग लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। इसके अलावा कोविड की वजह से जब से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो वो अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो वो आपको हमेशा पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह के ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, उसका बायोसेफ्टी लेवल क्या है, लाइक आप अगर आपके कितना वो लाइक एक ख़तरनाक ऑर्गेनिज्म है, लाइक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है या एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं।
तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है उसके बारे में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसका प्रिंट आउट लेके उसको साथ लेके जाएं, ताकि ताकि आप उनको बता सकें कि मेरा काम जो है, अगर मैं एक इन्फेक्शन एजेंट पे काम नहीं कर रहा तो ये इसकी ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट है, मैं एक सेफ ऑर्गेनिज्म पे काम करता हूँ। दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इन द एंड मैं हमेशा एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि अप्लाई एंड लर्न। हमेशा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करें और इंटरव्यूज़ दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होता है आपको मिलता है, और स्पेशली जब आप राइट करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट इम्प्रूव्स एवरी टाइम। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अप्लाई। इसके लिए एक वेबसाइट है, सिंपल आप गूगल पर अगर टाइप करें opportunitiescorner.com तो आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। आई ट्राई टू गो ऑन द पेज। आप मे बी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इस तरह की आपको वेबसाइट नज़र आएगी, उस पर ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ। तो मैं दोबारा माइक शहबाज सर को दूंगा, आप कैरी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दिस अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू वेरी मच काशिफ एंड डॉक्टर सैमुल शहजाद, ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, आपने मेन की पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं स्कॉलरशिप के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। सो इट वाज रियली गुड सेशन। तो थैंक यू अगेन टू बोथ ऑफ यू। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं सोचा था कि हम ये सभी को पर्सनली हम ये आंसर दें। तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करना चाहता हूँ, ये दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है रिसर्च असिस्टेंटशिप्स और फुल ब्राइट में। तो फुल ब्राइट जो है ये पर्टिकुलर पैटर्न है, आपको GRE लाजमी करनी है, ठीक है। आपको टॉफल में लाजमी करना है ना। फिर वो जो दूसरे क्राइटेरियाज इन्होंने बताए हैं आपको, वो पाकिस्तान में वापस आके 1-2 साल भी काम करना है ना। तो वो एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया, उसको आप फॉलो करें तो उसके क्वालिफाइंग चांसेस आपके ज़्यादा हैं, है ना। रिसर्च असिस्टेंटशिप ये सारी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़ा पूल है, उसमें आपको यू हैव टू रियली स्टैंड आउट, है ना, टू मेक योर केस। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्वालिफिकेशंस अगर आपकी थोड़ी कम भी हैं तो फिर भी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये बहुत बार आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये जैसे काशिफ कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग क्वेश्चन, लेट्स give you a chance to open your mic and you can ask. Yeah, Nabil, you can unmute yourself now. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि GRE के लिए मिनिमम कितना टाइम हमें खुद को देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए? Yeah, go ahead, Samuel, please. ओके चलें, मैं आपकी तरफ बॉल देना चाह रहा था लेकिन इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। ओके, ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको GRE का अपना बताता हूँ। जैसे आपने हमारे इंट्रोडक्शंस में भी जब हम बता रहे थे कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी इसी बैकग्राउंड से उर्दू मीडियम से आए हैं, और इट्स अ बिग शिफ्ट फॉर मी ऑल्सो। जैसे काशिफ ने बताया कि जैसे FSC में जाते हो, ठीक है, जो GRE है उसमें जब मैंने शुरू की इसकी तैयारी, बेसिकली मेरी जो जर्नी थी GRE की वो इसी तरह थी कि मैंने किसी दोस्त को देखा, वो इधर फुल ब्राइट पे आ गया और मैंने उसकी फेसबुक पोस्ट देखी, तो मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ काम करता था, हमने कहा यार ये बंदा भी चला गया। आई मीन दिस इज़ काइंड ऑफ मोर लाइक प्रोफेशनल जेलसी, राइट। आई वेंट टू द किप्स, जो आपने 3 इडियट देखी होगी ना, तो कहता है दोस्त फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, जब वो फर्स्ट आता तो ज़्यादा दुख होता है। तो वो वाला सीन था हमारा। तो वो खैर मैं किप्स चला गया, लाहौर में किप्स थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी ज़ीरो। तो जब मैंने उसको स्टार्ट किया, इट वाज टफ मैन, इट वाज टफ। मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे एक तो उसकी जो वकैब है वो शहबाज भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि वकैब को जो वकैबलरी है, जिस तरह आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वो कॉमन वर्ड्स नहीं है। इट्स मोर काइंड ऑफ 2000 वर्ड्स प्लस की वकैबलरी है इंग्लिश वाले पोर्शन में, जो कि जिसको आपको एक्चुअली यूजेज आना चाहिए। और वो आम तौर पे जो इधर लोग हैं ना, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो यूज़ नहीं कर रहे होते वो वर्ड्स। और बाकी जो मैथ है वो वाला होता है कि क्वांटिटेटिव सेक्शन जो उसका है,
एक तो इंग्लिश वाला सेक्शन है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव सेक्शन है, जिसमें बेसिकली क्राइटेरिया उसका ये कि अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा होगा या इसको कोशिश किया होगा, GRE है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसकी स्कोरिंग होती है कि अगर सपोज आपके पास इजी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टफ होगा। अगर आपने टफ क्वेश्चन आंसर कर लिया है तो आपको उसको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, और जो अगर इजी क्वेश्चन आपने सही आंसर किया तो उसका कम स्कोर मिलेगा। इसी तरह वो आपके सामने पॉप अप होते रहते हैं क्वेश्चन, आप उसको आंसर करते रहते हो डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। लेकिन उसकी प्रेपरेशन मैंने की थी किप्स से उस वक्त में, लेकिन आप इतना ज़्यादा मटेरियल भी अगर आप ख़ुद से कमिटेड हैं, अगर आप खुद से कर सकते हैं, तो आई एम टेलिंग यू कि ये 5-6 टॉपिक्स होते हैं जो मैथ के हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शंस कह लो, और जो 5th 6th 7th 8th 9th ग्रेड में आपने किए होते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज़ द स्किल ओवर देयर। उसकी प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। और इंग्लिश के ऊपर मेरा टेक ये था कि अनलेस कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश यूज़र हो कि आप उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश की वोकैबलरी भी आपकी अच्छी हो, मेरी ऐसी सच कुछ नहीं थी। लेकिन उसमें आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इधर आ सकता हूँ, मैं उसको GRE को अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो उसमें मेरे नंबर आ सकते हैं, तो किसी के भी आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे ही दिया। आप होता ही है कि आप उसकी ये नहीं कि बिल्कुल करते नहीं हो तैयारी, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू पुट एफर्ट। आप डेफिनेटली उसके एटलीस्ट 2 months, ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा तैयारी करोगे वो आपके दैट्स व्हाट माय टीचर वाज सेइंग कि आप अगर जितना ज़्यादा स्पेंड टाइम करोगे GRE की प्रेपरेशन में, तो यू विल लूज़ इंटरेस्ट। आप एक अपना सेट पैटर्न, सेट टाइम रखो, मैक्स 2 months। उसमें आप मैथ को जितने टॉपिक्स हैं, जो उसका कोर्स है ना, उसकी बुक्स अवेलेबल है। अगर तो आप अफोर्ड करते हो कि आप किसी के एकेडमी में चले जाओ, और जो कि प्रोफेशनल हो बेसिकली, जो आप, और वो आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के टिप्स बताएंगे ज़्यादा, कि इतने टाइम में ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। और छोटे छोटे सवाल होते हैं, और बेसिकली हम एक सवाल पे फंस जाते हैं और बैठे रहते हैं, और हम अगले सवाल को देखते नहीं हैं। इस तरह का सीन है। जो इंग्लिश है वो आपको प्रैक्टिस है कि जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सके हो वोकैबलरी की, उस वर्ड को यूज़ करना सीखो। तो इन माई व्यू आपके स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि आप 2 months से ज़्यादा नहीं करो, 2 months, और इसकी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा। और इसका एक अच्छा तरीका कि आप देखना चाह रहे हो कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी। जैसे अगर सपोज आप लाहौर में हो, इसमें FC कॉलेज में प्रो मैट्रिक सेंटर है। प्रो मैट्रिक सेंटर जो है ना, वो मॉक टेस्ट अरेंज करता है। उस वक्त इट वाज $500 इतने का था या 1000 का था कि आप जाके रजिस्टर करते हो ऑनलाइन, और जाके ना वो उसी सेटअप में, जैसे आपको टेस्ट के सेटअप में, उन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर आपको एक मॉक टेस्ट आप दे लेते हो, और आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है या उसका एनवायरनमेंट क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप डेफिनेटली उसको देखो। और तैयारी के लिए अगर तो आपका मैथ बहुत अच्छा है, यूजुअली इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड के लोगों का मैथ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो उसके लिए आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आपने उस पे ऊपर कोशिश करनी है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि हमें वो ना रोज़ के 10 से 20 वर्ड्स जो होते थे, उनका यूजेज हम सीखते थे वोकैबलरी में, और वो काफ़ी मुश्किल वक्त होते थे, लेकिन उसका आपको फ़ायदा भी होता है। सपोज आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, GRE देना चाहते हो, टॉफल देना चाहते हो, या IELTS देना चाहते हो, अगर आपको उसका यूजेज आ जाता है, दैट हैज़ सम वेट, दे आर नॉट दोज वर्ड्स दैट कॉमनली यूज्ड। तो मैंने बहुत सारे GRE के वर्ड्स अभी भी मेरे मेमोरी में हैं, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको फ़ायदा होता है, आप उस पर एफर्ट करो। आई विल एनकरेज यू टू डू दैट। And one more thing I would like to share with you guys कि प्रोमेटिक सेंटर में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट नहीं, उनकी क्लासेस भी होती हैं। आप अगर लेना चाहें तो आप वहाँ से भी क्लासेस ले सकते हैं। या थैंक यू। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन, आपका एक्सपीरियंस, आप भी प्लीज बताएं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा GRE का, जब आपने दिया, आपने क्या, आपने शायद मेरे से पहले दिया। यस, मैंने 20 years ago दिया था। तो सेम ही जैसे आप बता रहे हैं, वोकैबलरी पे आप मेन फोकस रखें अपना। ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, वो तो हैं आपके पास, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, ये जैसे डॉक्टर सैमुअल शहजाद ने भी कहा है,
उसको आप जहन में रखें। आपको पास लिमिटेड टाइम है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, उस पर फोकस करें। और ये जो अभी एक वो लड़की ने, फायजा है शायद उनका नाम, वो कहते हैं कि कौन सी हैबिट्स डेवलप करें हम, तो वो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़े हैं ना, वो आपकी वोकेबलरी में ऐड करेगा। आप न्यूज़ को सुने, जो अच्छे चैनल्स हैं इंग्लिश के, उससे क्या होगा, ये जैसे हमारे जो न्यूज़ चैनल्स पे अच्छे उर्दू जो बोलते हैं वो आते हैं, इधर भी ऐसे ही है, जो क्लियर इंग्लिश बोलते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप बोलना सीखेंगे, आप वोकेबलरी को समझेंगे ज़्यादा। आप वो हर चीज़ को वो एम्फेसाइज करते हैं ना, वो पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि वो एक तरह की बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में। So that can add a lot to the tone and to the, emotional intelligence of how to use particular words. Yeah, yeah, that's all. तो अभी जो अगला क्वेश्चन है, आप प्लीज हैंड रेज करें। First of all, thank you so much, sir. This was a great session, very informative session for all of us. क्वेश्चन ये था कि being in my first year, I'm doing BS Metallurgical and Materials Engineering from UET Lahore. As per my first year, so what habits should I adopt for chasing the Fulbright scholarship? काशिफ, आप आंसर करना चाहोगे? यस, आई कैन आंसर अबाउट दैट। सो अभी हमने काफ़ी डिटेल में मेरी फर्स्ट लाइन में इस पे बात की है कि आपको शुरू से ही बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उसमें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका GRE, पर उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में करें। एंड वी विल सजेस्ट कि अगर आप 4th ईयर का प्रोग्राम है आपका, तो ट्राई टू, अभी फर्स्ट ईयर है वो। नहीं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर आप अपने 3rd ईयर में जाते हैं तो ट्राई टू प्रिपेयर इन योर 3rd ईयर, क्योंकि 4th ईयर में समटाइम आप बिजी हो जाते हैं अपना रिसर्च थीसिस लिखने में और कॉन्वोकेशन में और बाकी चीज़ों में, तो उसको एटलीस्ट इतना टाइम दें, एक दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाए और उसके बाद स्पेसिफिकली 2 या 1 मंथ जो है ना स्पेसिफिकली उसके लिए डेडिकेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अपना साथ में जो सर शहबाज ने बात की कि न्यूज़पेपर और ये सारी चीज़ें पढ़ें ताकि आपको टॉफल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने ग्रेड्स पे काम करें। हम बार बार कह रहे हैं कि दिस इज़ योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ग्रेड्स। एंड इसके अलावा आपको जो इंटरव्यू में जिस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी सर्वाइवल स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। अपनी सर्वाइवल स्किल्स उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वो भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा काम कर उसको ज़्यादा रीड करें और रिसर्च में ज़रूर इन्वॉल्व हो और ट्राई टू पब्लिश। ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ फर्स्ट ऑथर ही पब्लिश करें, आप एज अ सेकंड ऑथर किसी प्रोजेक्ट में अगर आपका एज अ लास्ट नंबर पे भी नाम आता है, एटलीस्ट यू हैव अ प्रूफ यू नो हाउ टू राइट साइंटिफिकली और आपका रिसर्च में कंट्रीब्यूशन है। दिस इज़ लाइक अ प्रूफ यू आर अ रिसर्चर। सो इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। Yes, Faiza, I just want to, Harun, I'm coming back to you. Faiza, मैं just add on ये करना चाहूँगा कि अब जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ट्राई टू फोकस कि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने यू ग्रेड भी लिया है, जो कि अंडर ग्रेड के लिए है स्कॉलरशिप, वो सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए आते हैं। उसमें आपको इस सारे सिस्टम की समझ आ जाती है कि यहाँ पे किस लेवल पे काम हो रहा है और प्रोफेसर्स किस तरह काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ये भी तो गैप है ना। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इस यू ग्रेड को पढ़ो भी, और इसके ऊपर हम देखेंगे अगर जब ये ओपन होगा ना तो इसके ऊपर एक सेशन भी कर लेंगे, इसके मुताबिक अपनी CV भी बनाएं। और ये बड़ा कॉमन स्कॉलरशिप है, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जैसे आप अगर 4th सेमेस्टर तक जाते जाते भी अगर इसको आपको मिल जाता है ना ये स्कॉलरशिप, तो आप 1 सेमेस्टर के लिए US आओगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, और आप अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज लोगे, ठीक है, 1 सेमेस्टर में, और आप उसमें आपको अच्छा खासा ये फंड करेंगे और सारा सपोर्ट सिस्टम इनका ही है, तो फुल ब्राइट का ही है। तो जब आप वापस जाओगे तो जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म होती है तो आपके 2 साल तकरीबन पूरे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 2 साल के लिए वापस जाना होता है। देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्चुअल स्कॉलरशिप इफ़ यू अचीव द यू ग्रेड। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो फुल ब्राइट पे बड़े इजीली आ जाते हैं, क्योंकि एक तो बात ये है कि उनकी कनेक्शन इधर डेवलप हो जाते हैं, वो आके अपने प्रोफेसर्स के साथ जिनसे वो मतलब आप एक इधर
जस्ट इमेजिन कि आप एक रेफरेंस लेटर जनरेट कर लेते हो उधर, आप जिनके साथ काम कर रहे हो 6 मंथ के लिए किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में, अगर इन पर्सन वो प्रोफेसर आपको जान लेता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जैसे आपकी डिग्री पाकिस्तान में ख़त्म होगी तो वो आपको टीएच पे भी हायर कर सकता है, आरए पे भी हायर कर सकता है, इवन फुल ब्राइट पे भी आ सकते हो. दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई गेस फरजाना एंड फर्स्ट हारून एंड देन फरजाना. हारून प्लीज़ आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें. या यू कैन अनम्यूट हारून. हेलो सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल हाँ ठीक. शुक्र है खुदा का यार. तो या इट वाज अ वेरी गुड सेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने Thank इतना इंफॉर्मेटिव सेशन दिया. एंड जस्ट मुझे एक 2-3 बातें जस्ट कंफर्म करनी थी. लाइक अगर एक पर्सन जो है वो खुद से अप्लाई करता है और वो यूएस आता है तो इट इज़ अ इजी प्रोसेस, या अगर वो फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करता है और वो फुल ब्राइट अचीव करता है तो वो प्रोसेस इजी है? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. मेरे ख्याल शहबाज भाई ने इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी की. आप देखो ना कि जो टी ए शिप और आर ए शिप है, इट्स अ बिग पूल, पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं. और इवन जैसे मैंने फुल ब्राइट की भी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई कि 160 कंट्री से लोग आ रहे होते हैं. लेकिन फुल ब्राइट का ना हर एक वो कमीशन है, हर जगह लोकलाइज्ड उन्होंने ऑफिसेज भी बनाए हैं. जैसे पाकिस्तान में मैंने यूएससीएफपी मेंशन किया है. उसमें होगा ये कि वो आप पूरे पाकिस्तान के पूल से compete कर रहे हो जब आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना. पाकिस्तान से जैसे अब काशिफ के ग्रुप में आई डू नॉट नो कितने लोग आए थे, मेरे ग्रुप में आए थे 158 या 159 थे. तो पूरे पाकिस्तान में 25 लोगों को उन्होंने पिक किया था पीएचडी के लिए और बाकी सारे मास्टर्स के लिए थे. और उन मास्टर्स के भी सपोज अगर आप मास्टर्स के ऊपर आ जाते हो तो आप उसको पीएचडी में कन्वर्ट भी कर सकते हो आके. आपको फुल ब्राइट रोकता नहीं है. ये मैं नहीं शायद बात मेंशन कर सका. सपोज अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो और बाद में अगर आप आपको इधर एडमिशन मिल जाता है पीएचडी में, तो फुल ब्राइट रोकेगा नहीं आपको कंटिन्यू करने देगा. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लेवल पे compete करने के लिए आप डेफिनेटली फुल ब्राइट को ऑप्शन में रखो. उसके फ़ायदे हैं, 2-3 फ़ायदे हैं. एक तो ये है कि पहले ही आपको इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज वो कर लेते हैं. और आई मीन जब आप इंटरव्यू के लेवल पे जाते हो एक लेटर देते हैं आपको, कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय योर क्रेडेंशियल्स, तो वी जस्ट वांट टू नो यू एज ए पर्सन. जब वो आपको ग्रुप में इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये फ़ायदा हो गया कि आप फिर दूसरी बात है जब आप पर्सनली अप्लाई कर रहे होते हैं ना जीए या आरए या डिफरेंट या प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हो, या इवन आप इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान से बैठ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में की एप्लीकेशन फिल करते हो. ठीक है, आप ये भी तो कर सकते हो ना, थर्ड राउट भी तो ये है. बट एवरी एप्लीकेशन कॉस्ट सम मनी. ईमेल तो कॉस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये अबाउट $100 या $150 आपके नहीं भर सकते. बट एडवांटेज टू फुल ब्राइट इज़ कि आपने एक दफ़ा उसको अप्लाई करना है और जब उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है देन दे विल आस्क यू कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो. आप एक अपना प्लान देते हो, लाइक आप 3 यूनिवर्सिटीज़ दे दो कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ. फिर उनके जो लोग हैं जो फुल ब्राइट कमीशन जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और जो इधर अमेरिका वाले में बैठे हुए हैं इनके अमेरिकन ये बहुत कॉम्पिटेंट है फुल ब्राइट के लोग. ये आपकी एप्लीकेशन को असेस करते हैं, वो देखते हैं कि आपने जीआरई रीटेक करना है, आपने टॉफल रीटेक करना है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने आपको फंड करना है, राइट. फिर वो एक प्लान आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी में 5 यूनिवर्सिटीज़ में वो आपकी एप्लीकेशन मींस जस्ट इमेजिन $200 पर यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन है, राइट. तो आप $1000 वो आपके सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी भर रहे हैं. ठीक है, उसमें जिस यूनिवर्सिटी में पहले आपके पिक आ जाती है कि अच्छा जी कोई प्रोफेसर आपको डेफिनेटली पिक कर लेता है, तो वो फिर आपको कहते हैं अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, हम पहले वो इंटरव्यू के प्रोसेस तक आपको शॉर्टलिस्ट कर चुके होते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें एक प्रोसेस में हैं. लेकिन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो उसमें थोड़े से रिस्क फैक्टर भी होते हैं. वीज़े का भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने वीज़ा डेफिनेटली लगवाना है. ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे आपने इधर रहने सहने का वो तो खैर बाद में आ जाता है कि अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देता है तो देन यू नीड टू लुक इनटू डिफरेंट डिटेल्स. प्रोफेसर कितनी फंडिंग देता है, राइट, कि आपके कोर्स की फ़ीस वो देगा कि नहीं देगा, ट्यूशन फी कवर है कि नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. आई थिंक दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन आई मीन एक प्रोसेस में जाने के लिए आई गेस फुल ब्राइट या कोई और स्कॉलरशिप जो एक पहले से इस्टेब्लिश है ना, उसमें आप जाओगे तो वो एक
प्रॉपर एप्लीकेशन जो है ना उसमें जाओ, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। या like बिल्कुल जी, like it is my third masters. I am doing my third master in systems and material engineering. राइट। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि लाइक जो पाकिस्तान में लोग हैं, मतलब मैं आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा। राइट। तो जी, तो मतलब मैं जो हूँ वो खुद अप्लाई करके आया था, तो मैं वो चेक कर रहा था कि लाइक अगर फुल ब्राइट पे आप अप्लाई करके आते हैं तो वो इजी प्रोसेस है कि लाइक अगर खुद बंदा इन पर्सन अप्लाई करता है तो वो इजी प्रोसेस है। या बिल्कुल, ये जैसे वो भी सैमुअल शहजाद साहब ने बताया है कि ये जो फुल ब्राइट है ये एक पर्टिकुलर राउट है, इसमें आपको जीआरई करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए वो 150 स्कॉलरशिप्स पिछले साल इनके सेशन में जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 150 वो आरे पाकिस्तान से नहीं निकले होंगे सेम साल में, सेम ईयर में, है ना। राइट। तो वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन चांसेस हैं आपके। तो इसमें है क्वालिफिकेशंस कम है, बहुत सारा आप बहुत बार आपकी लक भी काउंट करती है ना, प्रोफेसर किस मूड में बैठा है, उसको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, है ना, तो वो चीज़ें भी काउंट करती हैं। लेकिन ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, आई रियली लाइक इट, ये मैं जी जी बहुत सारे लोगों को इनकरेज करता जी हूँ कि जी आप इसको फॉलो करें, और या देर आर मोर चांसेस टू क्वालिफाई। और ये शायद ये बताएंगे भी, जैसे इन्होंने बताया भी है कि वो जो बैकवर्ड एरिया से हैं उनको वो हाँ, या स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, फिर इसी तरह आप राइट। माइनॉरिटी से हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे। उनके लिए भी पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा, तो यू हैव मोर चांसेस टू क्वालिफाई, है ना।